नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में कंक्रीट सिविल कॉन्सेप्ट्स। और अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे। अभी इससे पहले वाली वीडियो में मैंने जो इंटरव्यू हमारे कंडक्ट हुए हैं, अभी जितने भी स्टूडेंट्स के हुए हैं बीपीएससी 02 2017 के, उनके जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अभी हमने पिछले वीडियो में हाइड्रो हाईवे इंजीनियरिंग का डिस्कस किए थे और आरसीसी के कुछ पार्ट डिस्कस किए थे। तो इस वीडियो में पहले हम डिस्कस करते हैं जो सब्जेक्ट सर्वेइंग से रिलेटेड है। सर्वेइंग से रिलेटेड वाले क्वेश्चंस मैं लेके आता हूँ, इसमें डिस्कस करते हैं हम सर्वेइंग में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे इसमें। तो सर्वेइंग में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो एक क्वेश्चन पूछा था कि डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग। सो व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग पीटीएस। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से मेथड है। रेडिएशन, ट्रैवर्सिंग, इंटरसेक्शन और रिसेक्शन। सो इट इज रेडिएशन, ट्रैवर्सिंग, इंटरसेक्शन एंड रिसेक्शन। ये चार मेथड्स हैं प्लेन टेबल सर्वे के, ये पता होना चाहिए। देन उसके बाद कंटूर के बारे में पूछा था, यूजेस ऑफ कंटूर। व्हाट आर द यूजेस ऑफ कंटूर, कंटूर हम क्यों यूज करते हैं। कंटूर का यूजेस पूछा था, आपको पता है कंटूर का यूज टू एस्टिमेट योर क्वांटिटी ऑफ कटिंग, योर फिलिंग एंड कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर्स। तो क्वांटिटी निकालने के काम आता है, एस्टिमेट करता है टू क्वांटिटी ऑफ कटिंग, फिलिंग एंड कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर्स। रिजर्वायर की कैपेसिटी जानने के काम आता है, कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर्स। तो एस्टिमेट करता है क्वांटिटी को। और इसके बाद डिटरमाइन इंटरविजिबिलिटी ऑफ स्टेशंस। तो ये क्या डिटरमाइन करता है, इंटरविजिबिलिटी ऑफ स्टेशंस। स्टेशन के बीच में विजिबिलिटी, इंटरविजिबिलिटी चेक करता है कंटूर। और प्रॉपर एंड प्रिसाइज लोकेशन ऑफ इंजीनियरिंग वर्क्स। यूजेस ऑफ कंटूर में आपका जो आपका प्रिसाइज लोकेशन ऑफ इंजीनियरिंग वर्क्स क्या क्या हो सकते हैं आपके, जैसे कैनाल्स हो गया, रोड्स हो गया। ठीक है, तो इस तरह आप यूजेस ऑफ कंटूर बता सकते हो। देन एक और क्वेश्चन पूछा था, कंटूर इंटरवल क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंटूर इंटरवल। कंटूर इंटरवल हमारे को पता है वर्टिकल डिस्टेंस होती है। इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस between two consecutive contours, between two consecutive consecutive contours is known as contour interval। तो vertical distance होती है between two consecutive contours is known as contour intervals। एक ने बोला एक क्वेश्चन, एक है आपका 2 पॉइंट प्रॉब्लम। मीनिंग ऑफ 2 पॉइंट प्रॉब्लम पूछा उसने, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 पॉइंट प्रॉब्लम। 2 पॉइंट प्रॉब्लम मतलब आपका जो फिक्सिंग द लोकेशन ऑफ स्टेशन occupied by the table on the sheet by means of sighting to two well-defined points whose location have previously been plotted on the sheet is known as 2 पॉइंट प्रॉब्लम। इसको पढ़ सकते हो आप 2 पॉइंट प्रॉब्लम को। ठीक है, और उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने, कंटूर ग्रेडियंट क्या होता है, व्हाट इज कंटूर ग्रेडियंट। इनफैक्ट 2 से 3 बच्चों का मेरे पास आया, कंटूर ग्रेडियंट के बारे में उन्होंने बताया। तो ये इमेजिनरी लाइन होती है, लाइन थ्रू आउट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इट इज द इमेजिनरी लाइन lying throughout the on the surface of the अर्थ सरफेस के ऊपर इमेजिनरी लाइन होती है, सरफेस ऑफ द अर्थ with a constant inclination to the horizontal, with a constant inclination inclination to the horizontal is called contour interval। so this is your contour interval। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे। और उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा था कि यस व्हाट इज डेंजर सर्कल ऑन प्लेन टेबल। डेंजर सर्कल के बारे में पूछा गया, डेंजर सर्कल ऑन अ प्लेन टेबल। ये एक बच्चे ने बताया कि सर डेंजर सर्कल के बारे में पूछा है ऑन अ प्लेन टेबल। सो द सर्कल विच passes through observer's position,
द सर्कल विच passes, जो कि पास होता है थ्रू ऑब्जर्वर्स position, and the three ground stations used, and the three ground station used for interpolation of the plane table position, for the interpolation of the plane table position is called danger circle. This is the definition of danger circle on plane table. तो ये होता है सर्कल जो कि पास होता है ऑब्जर्वर पोजीशन का और तीन ग्राउंड स्टेशन का, जो कि आपका प्लेन टेबल पोजीशन को इंटरपोलेट में काम आता है. इट्स कॉल्ड डेंजर सर्कल. दिस इज इम्पोर्टेंट. ये पूछ सकते हैं आपसे फिर से, डेंजर सर्कल क्या होता है. देन एक पूछा था, स्टेप्स पूछे थे फॉर सेटिंग अप द प्लेन टेबल को सेट करने के लिए स्टेप्स क्या क्या होते हैं. तो स्टेप्स इन्वॉल्व इन सेटिंग अप ऑफ प्लेन टेबल को सेट करने के लिए आपको स्टेप्स पता होना चाहिए. आपको पता है सेंटरिंग करते हैं हम, सेंटरिंग, लेवलिंग एंड ओरिएंटेशन. सेंटरिंग हो गया, लेवलिंग हो गया, ओरिएंटेशन. डोंट माइंड द हैंड राइटिंग, भी मैं राइटिंग पर फोकस नहीं कर रहा हूँ. तो सेंटरिंग हो गया. सेंटरिंग मतलब आपको पता है, इट इज द ऑपरेशन ऑफ ब्रिंगिंग द प्लॉटेड स्टेशन पॉइंट एग्जैक्टली ओवर द ग्राउंड स्टेशन. दिस इज योर सेंटरिंग, लेवल एंड दिस. देन लेवलिंग पता ही है हमारे को, ऑपरेशन ऑफ ब्रिंगिंग द प्लेन टेबल इन हॉरिजॉन्टल प्लेन. ठीक है, कि जो आपका प्लेन टेबल को हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाने के लिए उसको हम बोलते हैं लेवलिंग. और ओरिएंटेशन मतलब दिस इज योर ऑपरेशन ऑफ कीपिंग द प्लेन टेबल पैरेलल टू द पोजीशन इट ऑक्युपाइड एट द इट्स फर्स्ट स्टेशन, नोन एज ओरिएंटेशन. तो आपको तीन नाम पता होना चाहिए, स्टेप्स इन्वॉल्व इन द सेटिंग अप ऑफ प्लेन टेबल. तो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं ज़्यादातर. दैन उसके बाद और जो क्वेश्चन आए थे, एक ने बोला कि डिफरेंट एसेसरीज यूज्ड इन प्लेन टेबल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन. डिफरेंट एसेसरीज कौन कौन सी यूज होती है आपकी. प्लेन टेबल बोर्ड होता है, प्लेन टेबल बोर्ड होता है, ट्राईपॉड यूज करते हैं हम. दैन एलिडेड होता है उसमें, और ट्रफ कंपास होता है, स्पिरिट लेवल होता है, लगा होता है उसमें स्पिरिट लेवल. दैन प्लम्बिंग फॉर्क और आपका ड्राइंग शीट होती है. ठीक है, तो ये आपके एसेसरीज हो गए कुछ प्लेन टेबल से रिलेटेड. काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पढ़ सकते हो आप. दैन उसके बाद आपसे एक पूछा था, वेयर डू वी यूज वर्टिकल कर्व्स. वेयर डू वी यूज वर्टिकल कर्व्स. वर्टिकल कर्व्स हम यूज करते हैं टू कनेक्ट टू डिफरेंट ग्रेड लाइंस ऑफ रेलवेज और हाईवेज. ओके, सो इट इज यूज्ड टू कनेक्ट two different two different grade lines of railways, या फिर रेलवे के या फिर और हाईवेज के. तो इसको आप बोलते हो वर्टिकल कर्व. सो इट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू डिफरेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट, टू डिफरेंट ग्रेड लाइंस ऑफ रेलवेज एंड हाईवेज. इट इज योर वर्टिकल कर्व्स. तो वर्टिकल कर्व हम यूज यहाँ पे करते हैं. देन उसके बाद कुछ बच्चों ने बताया मुझे कि वो पूछा गया डायरेक्टली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन एंगल, जो आपका क्या होता है. डिफाइन इंटरसेक्शन एंगल क्या होता है. जो भी आपका लाइन होती है, जो एंगल बिटवीन द लाइन प्रोड्यूस बियॉन्ड द वर्टेक्स एंड द लाइन कॉल्ड द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन एंगल. ये आप पढ़ लेना इंटरसेक्शन एंगल की डेफिनेशन. और एक और जो क्वेश्चन मेरे पास आए हैं वो है, यस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व्स. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व.
हॉरिजॉन्टल कर्व डिफरेंट टाइप्स पूछे थे। आपको पता है सिंपल सर्कुलर कर्व होता है, कंपाउंड कर्व होता है। तो एस सिंपल सर्कुलर कर्व, देन कंपाउंड कर्व, देन रिवर्स कर्व। तीन तरह के कर्व है हमारे पास, ये आप बता सकते हो। दीज आर योर हॉरिजॉन्टल कर्व, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व। देन उसके बाद और क्वेश्चन मेरे पास है सर्वेइंग में। यस, डिफरेंट मेथड्स ऑफ लेवलिंग, मेथड्स ऑफ लेवलिंग पूछ रहे हैं। मेथड्स ऑफ लेवलिंग, लेवलिंग के मेथड्स आपको पता है, डायरेक्ट लेवलिंग, स्प्लिट लेवलिंग। इट इज डायरेक्ट लेवलिंग, डायरेक्ट लेवलिंग, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, बैरोमेट्रिक लेवलिंग और हाइप्सोमेट्रिक लेवलिंग। तो आप बता सकते हो हाइप्सोमेट्रिक लेवलिंग। एक ने बताया चेक लेवलिंग क्या होता है, एक स्पेशल है चेक लेवलिंग। चेक लेवलिंग में आप क्या करते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ डिफरेंशियल लेवलिंग डन फॉर द पर्पस ऑफ चेकिंग ऑफ एलिवेशंस। ओके, सो इट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ, इट इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ चेकिंग ऑफ एलिवेशंस। ओके, डिफरेंशियल लेवलिंग कहते हैं इसको, which have already been obtained। चेक लेवलिंग भी एक बार पढ़ लेना, एक ने भेजा था। देन उसके बाद एक बच्चे ने भेजा, यस बेंचमार्क क्या होता है। सर्वेइंग में बेंचमार्क इम्पोर्टेंट भी है, और होता क्या है बेंचमार्क, ये पता होना चाहिए। बेंचमार्क बेसिकली होता है क्या, इट इज़ अ फिक्स्ड पॉइंट ऑफ नोन एलिवेशन, इट इज़ अ फिक्स्ड पॉइंट होता है ऑफ नोन एलिवेशन, ठीक है। नोन एलिवेशन अबव द डेटम, नोन एलिवेशन अबव द डेटम, तो इट इज़ योर बेंचमार्क। अब बेंचमार्क के टाइप्स भी होते हैं, कुछ पूछ सकते हैं आपको टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। परमानेंट बेंचमार्क होता है, परमानेंट बेंचमार्क होता है, एक आपका टेम्पररी बेंचमार्क होता है, एक आपका आर्बिट्री बेंचमार्क भी होता है, आर्बिट्री बेंचमार्क। आर्बिट्री बेंचमार्क वो होते हैं जो कि एलिवेशन जिनका हम आर्बिट्री होती है एज्यूम करके चलते हैं, वो स्मॉल एरिया के लिए, लेवलिंग फॉर स्मॉल एरिया के लिए हम आर्बिट्री बेंचमार्क भी अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये जो आपका परमानेंट बेंचमार्क होता है, ये आपको पता ही है कि सर्वे ऑफ इंडिया या फिर पीडब्ल्यूडी से एस्टेब्लिश होता है परमानेंट बेंचमार्क। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है बेंचमार्क, भेजा है, ठीक है। एंड उसके बाद और दो तीन क्वेश्चंस और है मेरे पास सर्वेइंग के। रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या होता है, यस दिस इज आल्सो important, reciprocal leveling. So it is a method of leveling used for determination of the difference of the elevations of 2 points which are quite situated quite apart। Okay, तो उसको हम बोलते हैं, and it is not possible to set up the instrument midway between these 2 points। तो इसको हम बोलते हैं reciprocal leveling। ये पढ़ सकते हो आप। और एक और क्वेश्चंस देख लेता हूँ मैं। और तो लेवलिंग सर्वेइंग की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, पूछा नहीं है अभी तक। प्रिंसिपल पूछ लेते हैं, सर्वे का प्रिंसिपल पता ही है आपको। और यहाँ से एक, यस दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट, हाउ डू यू क्लासीफाई सर्वेइंग बेस्ड ऑन द पर्पस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे इम्पोर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, ये लास्ट क्वेश्चन है। सर्वे में से इतने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हमारे को पता है टोपोग्राफिकल सर्वे होता है, इंजीनियरिंग सर्वे होता है, देन कैडेस्ट्रल सर्वे होता है। कैडेस्ट्रल सर्वे मतलब जो आपके प्रॉपर्टी बाउंड्रीज लाइंस वगैरह जो ऊपर से हम शो करते हैं, कैडेस्ट्रल सर्वे में आ जाता है। हाइड्रोग्राफिक सर्वे होता है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे मतलब वाटर बॉडीज के अंदर जो हम सर्वे करते हैं, हाइड्रोग्राफिक सर्वे। एस्ट्रोनॉमी सर्वे भी होता है, एस्ट्रोनॉमी सर्वे, नॉमी सर्वे। बता सकते हो टोपोग्राफिकल सर्वे, इंजीनियरिंग सर्वे, कैडेस्ट्रल, हाइड्रोस्कोपी, हाइड्रोस्कोपी और हाइड्रोग्राफी, और एस्ट्रोनॉमी सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे भी बहुत हो सकते हैं। यस लास्ट क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट कि लीस्ट काउंट इन वर्नियर पूछा था। व्हाट इज द लीस्ट काउंट इन वर्नियर,
लीस्ट यहाँ लिख देता हूँ मैं, लीस्ट काउंट इन वर्नियर। तो हमारे को पता है लीस्ट काउंट इन वर्नियर इज इक्वल टू द डिफरेंस इन लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ द मेन स्केल एंड वन डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। So it is the nothing but it is the difference between the length in one division of main scale and one division of vernier scale. तो यहाँ तक अभी तक जो क्वेश्चंस हैं मेरे पास सर्विंग के ये खत्म होता है। नो मेरे पास अभी और दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस और हैं, इसको और मैं डिस्कस कर लेता हूँ इसी वीडियो में। यस, आरसीसी के कुछ क्वेश्चंस हमारे बचे हुए थे। आरसीसी के और क्वेश्चंस क्या क्या पूछे थे उन्होंने, मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है। यस, देन आरसीसी में एक ने बताया व्हाट इज मॉड्यूलर रेशियो। मॉड्यूलर रेशियो पता है हमारे को, इट इज योर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील अपॉन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, ईएस अपॉन ईसी होता है। तो ईएस की वैल्यू पूछ लेते हैं, पूछा नहीं है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिक स्टील कितना होता है, 2 × 10⁵ होता है फॉर ऑल टाइप ऑफ स्टील्स। ओके, तो न्यूटन पर mm स्क्वायर में इसकी यूनिट होती है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट हमारे को पता ही है, 5000 अंडर रूट एफ सी के होता है एज पर योर इंडियन स्टैंडर्ड 4562,000। तो इसका रेशियो होता है। और जो आपका प्रोविजन है, यस, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट में बता देता हूँ आपका प्रोविजन में, जो आपका मॉड्यूलर रेशियो आईएस कोड मेथड में होता है, इसमें पार्शियली क्रीप के इफेक्ट को कंसिडर किया गया है ना। तो जो मॉड्यूलर रेशियो एज पर आईएस 456 होता है 280/3 सिग्मा सीबीसी। सीबीसी जनरली पूछ लेते हैं क्या होता है सीबीसी। सीबीसी इज नथिंग बट सीबीसी इज द परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस एंड कंप्रेशन। ओके, सो इट इज सिग्मा सीबीसी। और यहाँ पे आपका इफेक्ट कंसीडर करते हैं, क्रीप का इफेक्ट पार्शियली कंसीडर किया हुआ है मॉड्यूलर रेशियो में आईएस कोड के फॉर्मूले में। ओके, तो ये एक क्वेश्चन था, यहाँ से आप पढ़ सकते हो। देन उसके बाद यस, एक इफेक्टिव डेप्थ और लिवर आर्म। लिवर आर्म क्या होती है, व्हाट इज द लिवर आर्म। लिवर आर्म आपको पता है कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द कंप्रेसिव फोर्स टू द सेंटर ऑफ द कंप्रेसिव फोर्स टू द सेंटर ऑफ द टेंसाइल फोर्स। ओके, सो दोनों के बीच का सेंट्रोइड ऑफ द कंप्रेसिव फोर्स एंड द सेंटर ऑफ द टेंसाइल फोर्स, सो इट इज योर लिवर आर्म। लिवर आर्म इंपॉर्टेंट है, लिवर आर्म आप पढ़ सकते हो। लिमिट स्टेट क्या होता है, एक ये क्वेश्चन पूछा था। लिमिट स्टेट मतलब एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर द लिमिट फॉर सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट। ओके, इट इज लिमिट स्टेट। लिमिट स्टेट आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद और दो तीन क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने। कवर, यस, व्हाट इज कवर एंड हाउ इज द कवर डिफाइंड। हाउ इज द कवर defined? So cover is defined as the minimum distance between the surface of the concrete to the outside of the reinforcement. जैसे ये आपका कोई बीम सेक्शन है और ये आपका कंक्रीट का सरफेस हो गया और यहाँ पे रीइंफोर्समेंट है, मान लीजिए ये बाहर है, उसके सेंटर से, ठीक है, ये आपका हो गया कवर। ठीक है, या फिर आपका क्लियर कवर भी होता है, एक आपका क्लियर कवर होता है, एक आपका होता है इफेक्टिव कवर। तो इफेक्टिव कवर और क्लियर कवर में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ये आपका कोई सेक्शन है, ये आपका रीइंफोर्समेंट है। क्लियर कवर इज नथिंग बट इट इज दिस कंक्रीट सरफेस के आउटर से रीइंफोर्समेंट के आउटर तक, इट इज योर क्लियर कवर। एंड इफेक्टिव कवर मतलब ये आपके रीइंफोर्समेंट के सेंटर पे जो आपका स्ट्रप्स भी लगा होगा यहाँ पे, तो जो डाया मेन का हाफ होगा और स्ट्रप्स पूरा ऐड होगा और नॉर्मल क्लियर कवर भी ऐड होगा। तो इफेक्टिव कवर क्या हो जाएगा आपका, इफेक्टिव कवर हो जाएगा क्लियर कवर प्लस डाया ऑफ स्टिरप्स प्लस डाया मेन, जो मेन रिइंफोर्समेंट का हाफ, दिस इज योर इफेक्टिव कवर। क्लियर कवर तो आपका आउटर कंक्रीट के आउटर सरफेस से आपका रिइंफोर्समेंट के आउटर तक होता है। ठीक है, देन उसके बाद पूछा था हाउ बीम्स आर क्लासिफाइड फॉर फ्लेक्चर डिजाइन। बीम्स को हम फ्लेक्चर डिजाइन में किस तरह क्लासिफाई करते हैं, तो बीम्स आर क्लासिफाइड फॉर फ्लेक्चर डिजाइन। दिस इज योर 15th क्वेश्चन। तो हमारे को पता है हम सिंगली रीइंफोर्स एंड डबली रीइंफोर्स बीम होती है, सिंगली रीइंफोर्स्ड एंड डबली रीइंफोर्स्ड बीम्स। डबली रीइंफोर्स्ड बीम्स एक और रेक्टेंगुलर एंड फ्लेंज्ड बीम्स भी होती है, रेक्टेंगुलर एंड फ्लेंज्ड बीम्स। ओके,
दिस इज द क्लासिफिकेशन। एंड और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है मेरे पास आरसीसी से, तो पूछा गया था, एक जनरल पूछा था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिजिड डायग्राम। दिस इज इम्पोर्टेंट एज वेल। रिजिड डायग्राम क्या होता है? rigid diaphragm. Rigid diaphragm is a plate whose all elements displace equally in the direction of applied in plane loads. Okay, it is a plate. It is a plate whose all elements all elements displace equally in the direction of applied in plane loads. In plane loads. रिजिड डायग्राम के बारे में पूछा था, आप पढ़ सकते हैं रिजिड डायग्राम क्या होता है। देन उसके बाद आरसीसी से मैं और क्वेश्चंस देख रहा हूँ मेरे पास। यहाँ पे आया है ये देन दिस, यस, व्हाट इज फ्लक्चुरल स्ट्रेस, फ्लक्चुरल शियर, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लक्चुरल शियर। 18, फ्लक्चुरल शियर क्या होता है? तो द शियर एसोसिएटेड with change of bending moment with change of bending moment along the span is known as फ्लक्चुरल shear, या फिर आप सिंपली कह सकते हो shear भी कह सकते हैं इसको। तो shear जो कि एसोसिएट होता है विद चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट अलोंग द स्पान इज नॉट फ्लक्चुरल shear। ये क्वेश्चन है। यस, प्राइमरी फंक्शंस ऑफ स्ट्रप्स, स्ट्रप्स क्यों प्रोवाइड करते हैं, उसका फंक्शन क्या होता है? स्ट्रप्स का फंक्शन पूछा है। स्ट्रप्स हमारे को पता है क्या काम करता है, ये आपका शेयर को भी रेजिस्ट करता है, इट रेजिस्ट पार्ट ऑफ शेयर, और ये आपका इंक्लाइंड क्रैक्स को भी रेस्ट्रिक्ट करता है, ग्रोथ ऑफ इंक्लाइंड क्रैक्स, एंड जो एग्रीगेट के बीच में इंटरलॉक भी इम्प्रूव करता है, इम्प्रूव एग्रीगेट इंटरलॉकिंग, इंटरलॉकिंग। और ये जो आपके मेन बार्स होते हैं, आपके लॉन्गिट्यूडनल बार्स जो होते हैं, उनको भी, लॉन्गिट्यूडनल बार्स को भी इन प्लेस में टाई करता है कहीं ना कहीं, इसके वजह से डबल एक्शन भी इंट्रोड्यूस होता है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और लोड फैक्टर्स के बारे में भी पूछ सकते हैं, ये पूछा नहीं था। लोड फैक्टर्स, जो आपका लोड फैक्टर्स होते हैं, डेड लोड कॉम्बिनेशन में डेड लोड प्लस लाइव लोड, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, ठीक है, और आपका डेड लोड या फिर विंड लोड या फिर अर्थक्वेक लोड। विंड लोड और अर्थक्वेक लोड एक साथ कंसीडर नहीं करते हैं, रेयर फिनोमेना होता है, इसलिए हम उसको जब भी डिज़ाइन करते हैं तो कॉस्ट इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही को कंसीडर करेंगे, या तो हम विंड लोड को कंसीडर करेंगे या फिर अर्थक्वेक लोड को कंसीडर करेंगे। तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए लोड फैक्टर्स अलग हैं, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी के लिए भी, सर्विसेबिलिटी के लिए लोड फैक्टर्स अलग हैं। लिमिट स्टेट जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन होता है वो प्रॉपरली लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी पे बेस्ड होता है, तो इसलिए हम लोड फैक्टर्स हमारे को पता है वहाँ पे 1 ही होता है, कोई हम लोड फैक्टर नहीं लेके चलते हैं डेड लोड और लाइव लोड में। बट लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स मतलब लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन में हमारा दोनों पे बेस्ड होता है, तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में लोड फैक्टर हमारे 1.5 कंसिडर करते हैं डेड लोड और लाइव लोड में। सिमिलरली डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड में हमारा 1.2, 1.2, 1.2 तीनों भी ले सकते हैं। 1.5 या फिर 0.9 ले सकते हो आप डेड लोड को, और विंड लोड और अर्थक्वेक लोड में 1.5 ले सकते हो। लाइव लोड वैल्यू 0 रहेगी इसमें, ठीक है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन से आप इसको पढ़ सकते हो, ये पूछा जाता है लोड फैक्टर्स, ठीक है। देन उसके बाद जो मेरे पास और क्वेश्चन है जो कि पूछे गए हैं, व्हाट इज डेवलपमेंट लेंथ, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये तो हमारे को सबको पता ही है। व्हाट इज डेवलपमेंट लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है? इज द लेंथ ऑफ reinforcement embedded in the concrete, length of reinforcement embedded in the
concrete so that it can develop the stress by bond. इट इज योर डेवलपमेंट लेंथ। मतलब क्या होता है कि कोई कंक्रीट बॉडी है उसमें जो भी हम रीइंफोर्समेंट डालते हैं, रीइंफोर्समेंट जो हमने डाला है कितना मिनिमम डेप्थ हमारा इंसर्ट होगा कंक्रीट में, जिससे कि जो भी कंक्रीट के जो स्ट्रेंथ है और जो आपका रीइंफोर्समेंट का स्ट्रेंथ है वो प्रॉपरली इंटैक्ट रहे, बॉन्ड के द्वारा वो इंटैक्ट रहेगी, तो वो आपका बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ। ओके, सो इट इज डिनोटेड एज एल डी। इट इज नथिंग बट इट इज योर 0.87 टाइम्स एफ वाई on 4 tau BD, 0.87 FY upon 5 upon 4 tau BD। tau BD क्या होता है आपका? tau BD is your bond stress, design bond stress। okay, design bond stress, design bond stress। okay, so this is the development length, और development length पता होना चाहिए आपको। और एक और क्वेश्चन जो पूछा गया है वो देख लेते हैं हम। स्लैब में से पूछा था वन वे और टू वे स्लैब में क्या होता है। वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में डिफरेंस आपको पता ही है। टू वे स्लैब, वन वे स्लैब में मतलब जो आपके स्लैब जो सपोर्ट होंगे वो टू अपोजिट सपोर्ट्स पे होंगे, ठीक है, या फिर एल वाई ओवर एल एक्स का जो रेशियो होगा वो टू से ज़्यादा होगा। टू वे स्लैब में एल वाई ओवर एल एक्स का रेशियो टू से कम होता है, ठीक है। दिस इज योर टू वे स्लैब, ठीक है। और एक और क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं, ये स्लैब में जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार जो प्रोवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स में स्लैब में फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार, फंक्शंस पूछा था। हमारे को पता है कि ये श्रिंकेज और टेम्परेचर स्ट्रेसेस को रेजिस्ट करता है। इट रेजिस्ट स्ट्रेसेस ड्यू टू श्रिंकेज एंड टेम्परेचर, ओके। और ये मेन रीइंफोर्समेंट को भी टाई करता है डिस्ट्रीब्यूशन बार, मेन रीइंफोर्समेंट को, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है यूनिफॉर्मली द कॉन्सेंट्रेटेड लोड्स आपके अप्लाई होते हैं स्लैब पे, उसको भी ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ओके। कॉन्सेंट्रेटेड लोड्स ऑन द स्लैब डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये आपके आरसीसी के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी, और आगे जो भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं। बस यही क्वेश्चंस थे आरसीसी के। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस के क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, स्ट्रक्चर एनालिसिस के क्वेश्चंस क्या क्या पूछा रहे हैं, एनवायरमेंटल की क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो मैं नेक्स्ट अभी वीडियो में लेके आता हूँ, ठीक है। और एक दो सब्जेक्ट्स और लेते हैं इसमें, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के क्या क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जियो टेक, ये क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। So thank you so much.